हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव स्टोरी में आपका स्वागत है। गाइस, अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपको मेरी स्टोरी कैसे लग रही है। और जो भी मेरे चैनल पर नए आ रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अब हम अपनी कहानी पर आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने देखा विंग वांग जी को बिना बताए अपने घर को देखने चला जाता है। जैसे जैसे वो घर के करीब पहुंचता है तो देखता है कैसे उसकी मॉम आवाज़ लगाकर कहती थी, आसिन बाहर मत जाना बेटा, अंदर ही रहना। और फिर गेट पर खड़े होकर सोचता है कैसे उसकी मॉम इस आंगन में उसे खाना खिलाने के लिए दौड़ती रहती थी। और फिर फ्लैशबैक में जाकर अपने बचपन को जीने लगता है। विंग अंदर जाकर बाहर रखी हर चीज़ को छूता है और याद करता है अब आगे। यहाँ उसके डैड रिलैक्स होने के लिए बैठते थे, यहाँ मेरी मॉम पापड़ वगैरह सुखाती थी, यहाँ मेरी मॉम कपड़े साफ करती थी, मुझे नहलाती थी। और फिर वो अंदर जाता है, अपने बचपन के खिलौनों को देखता है और फिर अपने ड्रावर से एक डायरी निकालता है जिसमें विंग ने अपने मॉम डैड के साथ एक फ़ोटो खिंचवाई थी। और फिर उसी में से दूसरी फ़ोटो निकालता है जो वांग जी की थी। वो दोनों फ़ोटो को देखता है और फिर अपनी डायरी पढ़ता है जिसमें लिखा था, जब मैं 5 साल का था उस समय मुझे सही से लिखना भी नहीं आता था, पर फिर भी जैसे तैसे मैंने लिखा। आज मेरा फ्रेंड, मेरा लंजा मुझे यहाँ अकेला छोड़कर चला गया। फिर दूसरा पेज पलटता है, उसमें लिखा था, आज मुझे अकेले स्कूल आने का मन नहीं था पर मेरे डैड ज़बरदस्ती मुझे स्कूल छोड़ गए और आज दिन भर मुझे खाने का मन भी नहीं हुआ। ऐसे ही वो पेज पलटते पलटते हर चीज़ पढ़ता जा रहा था। उसके आंखों में आंसू गिर रहे थे। अब ऐसे ही पढ़ते पढ़ते अपनी लास्ट पेज पर आता है जिसमें लिखा था, आज मैं जब स्कूल से घर आया तो मेरे घर में भीड़ लगी थी और सामने फर्श पर मेरे मॉम डैड पड़े थे। वहाँ गांव के सभी लोग खड़े थे, मेरी आंटी भी थी। उन्होंने मुझसे कहा, तुम्हारे मॉम डैड इस दुनिया में नहीं है। मुझे समझ में नहीं आया क्योंकि मैं 10 साल का बच्चा था ना। मेरी आंखों के सामने गांव वालों मेरी मॉम डैड को इस घर से ले गए। मैं पीछे रो रहा था, सैड था। उस समय मुझे मेरा कोई अपना चाहिए था जिसे मैं अपने दिल की बात बता सकूं, मगर मेरे पास कोई नहीं था, मेरा लंजा भी नहीं था। इधर वांग जी जब उड़ता है तो देखता है विंग उसके पास नहीं है। वो इधर उधर देखता है मगर उसे विंग कहीं नज़र नहीं आता। वो समझ जाता है कि विंग अपने घर गया होगा। वांग जी उसके घर की तरफ भागता है जहाँ विंग वही लास्ट पेज पढ़ रहा था और रो रहा था। तभी पीछे से वांग जी विंग से कहता है, विंग मैं आ गया। और उसे हक करके कहता है, सॉरी विंग, लेट हो गया मगर मैं आ गया आसिन। इतना सुनकर विंग अपनी नज़रों को उठाकर वांग जी से कहता है, हाँ आसिन, मैं तुम्हारा लंजा हूँ। इतना सुनकर विंग वांग जी को हक करता है और कहता है, मैं जानता हूँ वांग जी। वांग जी कहता है, क्या तुम जानते हो? विंग कहता है, हाँ, और मैं तुम्हारे मुंह से निकलवाना चाहता था कि तुम मुझे खुद ही बताओ कि तुम लंजा हो। वांग जी कहता है, क्या ये बात तुम्हें किसने बताई? विंग कहता है, छोड़ो। और वो उस डायरी को साथ ले जाता है। अब विंग और वांग जी वापस अपने हाउस में पहुंचते हैं और फिर दोनों अच्छे से फ्रेश होकर वांग जी विंग से कहता है, चलो बाहर घूमने जाते हैं। विंग भी हाँ कह देता है और फिर दोनों घूमने निकल जाते हैं। विंग और वांग जी अपना पूरा दिन एंजॉय करने के बाद वापस आते हैं जहाँ विंग काफ़ी टायर्ड फील कर रहा था। विंग आते ही बेड पर लेट जाता है। वांग जी अंदर आकर डोर को बंद करता है और विंग से कहता है, विंग क्या हुआ? विंग कहता है, आई एम टायर्ड वांग जी, पर अब मेरे पे हिम्मत नहीं है कि मैं फ्रेश हो जाऊँ। वांग जी कहता है, ओके कोई बात नहीं, आज मैं तुम्हारी मदद करता हूँ फ्रेश होने में। विंग कहता है, क्या मतलब? वांग जी एकदम विंग को गोद में उठाता है और सीधा वॉशरूम में ले जाता है और शावर ऑन कर देता है। जैसे ही शावर का पानी विंग के ऊपर गिरता है उसके कपड़े उसकी बॉडी से चिपक जाते हैं और उसकी बॉडी हल्की हल्की रिवील होने लगती है। वांग जी ये देखकर विंग को पकड़ता है और अचानक विंग के लिप्स को कैप्चर कर लेता है और दोनों ही एक दूसरे को किस करने लगते हैं। अब धीरे धीरे दोनों ही एक दूसरे के कपड़े निकालने लगते हैं, साथ ही दोनों अभी भी किस कर रहे थे। अब वांग जी की अपर बॉडी पूरी तरह निकिड थी तो वहीं विंग की अपर बॉडी भी पूरी तरह निकिड थी। दोनों ही एक दूसरे के बैक को रब कर रहे थे। अब धीरे धीरे दोनों के हाथ एक दूसरे के प्राइवेट पार्ट पर चले गए थे और दोनों ही एक दूसरे के प्राइवेट पार्ट को अपने हाथों से रब कर रहे थे और साथ ही दोनों के स्वीट मॉर्निंग की आवाज़ भी आ रही थी। अब धीरे धीरे वांग जी विंग को पूरा निकिड कर देता है और उसके प्राइवेट पार्ट को अपने माउथ में लेकर उसे लिक सक करने लगता है। ये देखकर विंग अपनी आंखें बंद कर लेता है और स्वीट स्वीट मॉर्निंग करने लगता है।
विंग अब वांग जी के प्राइवेट पार्ट को पकड़ता है और वो भी वांग जी के प्राइवेट पार्ट को लीक सक करता है। अब वांग जी विंग को अपने प्राइवेट पार्ट के ऊपर बिठाता है और विंग वांग जी के प्राइवेट पार्ट के ऊपर बैठकर अप डाउन करने लगता है और वांग जी का प्राइवेट पार्ट विंग के बट होल में इन आउट हो रहा था। विंग और ज़्यादा हैवी ब्रीथ के साथ मॉर्निंग कर रहा था और वो दोनों वॉशरूम में ही इंटीमेट होने लगते हैं। उसके बाद वो इंटीमेट होते होते बेडरूम तक पहुंच जाते हैं और दोनों बेडरूम में भी इंटीमेट होते हैं और फिर जब दोनों ही थक जाते हैं तो वो ऐसे ही सो जाते हैं। वांग जी का प्राइवेट पार्ट अभी भी विंग के अंदर ही था। अब अगली मॉर्निंग वांग जी उठता है तो देखता है उसका प्राइवेट पार्ट अभी भी विंग के अंदर ही है। वो दोबारा विंग को किस करने लगता है। विंग अपनी आंखें खोलता है और वो वांग जी से कहता है, वांग जी तुम सुबह सुबह क्या कर रहे हो। वांग जी कहता है, विंग मेरा लिटिल लेन अभी भी तुम्हारे अंदर है, इसे बाहर निकालना होगा। विंग कहता है, फिर हटो निकालो। वांग जी कहता है, नहीं विंग, हम इसे ऐसे ही नहीं निकाल सकते, इससे तुम्हें भी पेन होगा और मुझे भी, इसलिए तुम मेरे साथ कोऑपरेट करो। विंग के तो कुछ भी समझ में नहीं आता है, फिर भी मान जाता है, मगर वांग जी के फेस पर एक स्मक थी क्योंकि उसने विंग को झूठ बोला था और वो विंग से कहता है, विंग अपनी बॉडी को लूज छोड़ो। और वांग जी विंग को बैक पर किस करने लगता है जिसकी वजह से विंग फिर से एरोस्ट हो चुका था और वांग जी का प्राइवेट पार्ट भी हार्ड हो चुका था। अब सुबह भी दोनों इंटीमेट होते हैं और फिर विंग वांग जी के अंदर ही रिलीज हो जाता है। अब वो दोनों एक दूसरे से दूर होते हैं। अब वांग जी विंग को अपनी तरफ पलटता है और उसके लिप्स पर एक सॉफ्ट किस करता है और पूछता है, विंग तुम ठीक हो। विंग कहता है, हाँ वांग जी मैं ठीक हूँ। अब फिर दोनों को एक दूसरे को किस करते हैं और फिर शावर लेने चले जाते हैं। अब वांग जी बाहर आकर कहता है, विंग चलो रेडी हो जाओ, हमें जाना होगा। विंग कहता है, क्या इतनी जल्दी। वांग जी कहता है, विंग तुम्हें तो पता है ना, मैं कंपनी का CEO हूँ और अगर मैं ही कंपनी नहीं जाऊँगा तो तुम्हें लगता है कंपनी में काम अच्छे से हो रहा होगा। और वैसे भी तुम्हें तो पता है ना, तुम्हें भी तो बच्चे मिस कर रहे होंगे। विंग वांग जी की बात को समझ जाता है और हाँ अपना सिर हाँ में हिलाता है और वो भी फ्रेश होने चला जाता है। अब दोनों अच्छे से फ्रेश होकर गाड़ी में बैठने वाले थे, तभी विंग कहता है, वांग जी वापस जाने से पहले मैं अपने मॉम डैड के ग्रेव पर जाना चाहता हूँ। वांग जी हाँ में सिर हिलाता है और दोनों विंग के मॉम डैड की ग्रेव पर जाते हैं। वहाँ विंग अपनी मॉम डैड से बात करता है। वांग जी भी विंग के मॉम डैड से वादा करता है कि वो विंग को हमेशा खुश रखेगा और फिर वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। अब करीब 4 बजे विंग और वांग जी बीजिंग सिटी पहुँचते हैं। विंग वांग जी से कहता है, क्या तुम वापस कंपनी जाओगे या फिर घर चलोगे। वांग जी कहता है, मैं घर चलूँगा और वैसे भी मैंने सेक्रेटरी मिंग से कहा था कि जो भी इम्पोर्टेंट फाइल है वो घर भिजवा दे, मैं घर पर ही चेक कर लूँगा। विंग ओके कहता है और दोनों ही लैंड मेंशन पहुँचते हैं जहाँ सेक्रेटरी मिंग ऑलरेडी पहुँचा हुआ था। वो वांग जी और विंग को हेलो कहता है। फिर तीनों अंदर जाते हैं जहाँ वांग जी सेक्रेटरी मिंग को कहता है, आप स्टडी रूम में मेरा इंतज़ार करें, मैं आता हूँ। सेक्रेटरी मिंग ओके कहकर स्टडी में चला जाता है। वांग जी फ्रेश होकर स्टडी रूम में जाता है। विंग भी अच्छे से फ्रेश होकर वांग जी और सेक्रेटरी मिंग के लिए चाय कॉफ़ी स्नैक वगैरह बनाकर स्टडी में ले जाता है, जहाँ वांग जी सेक्रेटरी मिंग पर चिल्ला रहा था कि अगर मैं हफ्ते भर भी ऑफिस नहीं आऊँगा तो क्या आप लोग इन छोटी छोटी चीज़ों को भी हैंडल नहीं कर सकते ना। सेक्रेटरी मिंग, आपको कितने साल हो गए हैं लैंड कंपनी में काम करते करते। सेक्रेटरी मिंग कुछ कहने ही वाला था, तभी विंग डोर को नॉक करता है। सेक्रेटरी मिंग डोर ओपन करता है। विंग को देखकर वांग जी फिर से अपने गुस्से को काम डाउन करता है। विंग अंदर आकर वांग जी से कहता है, वांग जी थोड़ा चाय कॉफ़ी पी लो क्योंकि मुझे पता है तुम थके हुए हो। वांग जी कहता है, हाँ विंग, कॉफ़ी की इस समय मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, सिर में दर्द हो रहा है। विंग कहता है, क्या, लाओ मैं तुम्हारा सर दबा देता हूँ। और वांग जी को कॉफ़ी देने के बाद विंग वांग जी का सर दबाने लगता है। विंग सेक्रेटरी मिंग से कहता है, सर आप भी चाय कॉफ़ी लीजिए ना। सेक्रेटरी मिंग कहता है, नहीं मैं ठीक हूँ। वांग जी सेक्रेटरी मिंग को फाइल देता है और कहता है, कल सुबह ये फाइल मुझे अच्छे तरीके से रेडी चाहिए। सेक्रेटरी मिंग कहता है, ओके सर। और वो फाइल उठाकर वांग जी को बाय कहकर वहाँ से चला जाता है और बाहर आकर अपने सीने पर हाथ रखता है और कहता है, थैंक गॉड विंग ने बचा लिया, वरना मिंग आज तो बॉस तुझे फायर कर ही देता। इधर विंग अभी भी वांग जी के सर को दबा रहा था और पूछता है, वांग जी आप ठीक है। वांग जी कहता है, हाँ विंग अब ठीक है।
और विंग का हाथ पकड़कर अपनी लैब में बिठाता है और किस करने लगता है। विंग वांग जी को दूर हटाता है और कहता है, वांग जी अभी ये सब नहीं, पहले अपना काम फिनिश करो, तब तक मैं मैट से कहकर रात का डिनर बनवाता हूँ। वांग जी ओके कहता है। अब विंग वहाँ से बाहर निकल जाता है और मैट से कहकर कहता है, रात के डिनर के लिए ये सब बना दो, और अपने रूम में आ जाता है। इधर विंग भी अपने रूम में आकर सोचने लगता है कि मुझे अपने अनाथ आश्रम के लिए वांग जी के अलावा और किसी से भी फंड लेना चाहिए। मुझे पता है वांग जी आश्रम की सभी ज़रूरतों को पूरा कर देता है, मगर एक ही इंसान पर बोझ डालने से अच्छा है कि हम सभी बड़े बड़े इन्वेस्टरों से थोड़ा थोड़ा फंड लेकर बच्चों को एक अच्छा भविष्य अच्छी एजुकेशन देने के लिए वो इसी बारे में सोच रहा था और सोचता है कि मैं कल इस बारे में म्या से बात करता हूँ। और फिर अपना लैपटॉप निकालता है और सर्च करता है कि ऐसी बड़ी बड़ी कंपनी कौन है जो अनाथ बच्चों की हेल्प करने में सबसे आगे है। विंग जब ये सब सर्च करता है तो उसके सामने केवल 3 फैमिली का ही नाम आता है, जो है लैन फैमिली, वैन फैमिली और सू फैमिली। और विंग उनकी कंपनी का नाम पता सब नोट कर लेता है और फिर वो अपने लैपटॉप को बंद कर लेता है और टाइम देखता है तो अब रात के 9 बज चुके थे। विंग बाहर आता है और फिर वांग जी के पास जाता है और वांग जी से कहता है, वांग जी 9 बज चुके हैं, चलो डिनर कर लो। वांग जी कहता है, विंग तुम कर लो, बस थोड़ा सा काम और रह गया है, मैं उसे ख़त्म करके खा लूँगा, तुम जाकर खा लो। विंग कहता है, ओके मैं तुम्हारा इंतज़ार करता हूँ। और विंग खाने की टेबल पर बैठकर वांग जी का इंतज़ार करने लगता है, मगर वांग जी को काफ़ी टाइम लग गया। तब तक विंग डिनर टेबल पर ही बैठे बैठे सो गया था। अब रात के करीब 1 बजे वांग जी अपना काम ख़त्म करता है। इस बीच वो भूल ही गया था कि विंग डिनर पर उसका इंतज़ार कर रहा है। अब वांग जी अपने स्टडी रूम से बाहर आता है। वो देखता है कि विंग डिनर टेबल पर उसका इंतज़ार करते करते सो गया। वांग जी को ये देखकर बुरा लगता है कि विंग ने डिनर नहीं किया और यहीं बैठकर इंतज़ार कर रहा था। वो विंग के पास बैठकर कहता है, सॉरी बेबी मेरी जान, आज के लिए मुझे माफ़ कर दो। और फिर उठता है और विंग को अपनी गोद में उठाता है और बेडरूम में ले जाता है और उसे अच्छे से लेटाकर खुद भी उसे हग करके सो जाता है। अब अगली मॉर्निंग वांग जी विंग से पहले उठ जाता है और किचन में जाकर विंग के लिए अपने हाथों से ब्रेकफास्ट बनाता है और फिर ब्रेकफास्ट लेकर विंग के पास आता है और फिर विंग को बड़े प्यार से उठाकर उसे कल रात के लिए सॉरी कहता है और अपने हाथों से ब्रेकफास्ट करवाने लगता है। विंग कहता है, वांग जी आज का ब्रेकफास्ट किसने बनाया? वांग जी कहता है, मैंने, क्यों तुम्हें पसंद नहीं आया? विंग कहता है, नहीं ऐसी बात नहीं है, ब्रेकफास्ट अच्छा था मगर मिल्क में मीठा और ऑमलेट में नमक कुछ ज़्यादा ही था। इतना कहकर वो हंसने लगता है। अब कुछ देर बाद दोनों अपने अपने वर्क के लिए रेडी होते हैं और अपने वर्क पर निकल जाते हैं। इधर विंग जब आश्रम पहुंचता है तो वो म्या और हुसैन के साथ ऑफिस में बात करता है कि अनाथ आश्रम को चलाने के लिए हमें और जगह से भी फंड की व्यवस्था करनी चाहिए। म्या कहती है, पर वांग जी सपोर्ट कर तो रहा है ना? विंग कहता है, मैं जानता हूँ कि वांग जी सपोर्ट कर रहा है, पर एक ही पर्सन के ऊपर हम इतना बोझ तो नहीं डाल सकते। अभी बच्चे छोटे हैं, उनका खर्चा कम है, मगर जैसे जैसे बच्चे बड़े होंगे उनके कॉलेज के लिए, लड़कियों की शादी के लिए हमें और ज़्यादा पैसे लगेंगे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम और कंपनियों में भी बात करें, क्योंकि थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट सभी करेंगे तो हम अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन, अच्छा फूड, यहाँ तक कि उनकी हर चीज़ को बेहतर बना सकते हैं। इसलिए मैं तुम लोगों से राय लेना चाहता था कि तुम्हारे इसके ऊपर क्या विचार है? म्या और हुसैन कहते हैं, वैसे ये आइडिया अच्छा तो है, पर यहाँ से कुछ कपल बच्चों को अडॉप्ट भी तो करते हैं ना? विंग कहता है, मैं जानता हूँ, मगर जितने भी कपल आए हैं वो अपनी पसंद से एक ही बच्चे को अडॉप्ट करते हैं, बाकियों का क्या? हम उन्हें ऐसे ही तो नहीं छोड़ सकते ना? या फिर ये सोच के तो नहीं बैठेंगे कि कोई कपल आए और हमारे सारे बच्चों को अडॉप्ट कर ले? और तुम्हें तो पता है उतने बच्चे अडॉप्ट नहीं होते जितने बच्चे उनके पेरेंट्सों के द्वारा छोड़े जाते हैं। म्या कहती है, ठीक है, पर हम ऐसे बिजनेसमैन को कहाँ ढूंढे जो अनाथ आश्रम में अपना डोनेशन देना चाहेगा? विंग कहता है, उसका भी मैंने पता करवा दिया है। और फिर वो हुसैन और म्या को बताता है कि मैंने इन 2 फैमिली के बारे में पता किया है इंटरनेट से कि ये दोनों फैमिली अभी तक जितने भी अनाथ आश्रम हैं सभी जगह डोनेशन देते हैं। अगर हम चाहे तो
हम इनसे बात कर सकते हैं। म्या म्या कहती है ठीक है, फिर इनसे बात करते। विंग कहता है ओके। फिर ये तय हुआ कल तुम और हुसैन इन दोनों कंपनी में जाओगे और इनसे बात करोगे। म्या म्या कहती है कल क्यों, आज क्यों नहीं। विंग सोचता है उससे पहले मुझे एक बार वांग जी से भी बात करनी होगी।